नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 8th इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट नंबर 3 का चैप्टर द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। तो दोस्तों, चैप्टर में शुरुआत में यहाँ पे पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। आइए पहले इनको कर लेते हैं, उसके बाद में फिर चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। पेयर में काम करना होगा आपको। जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको डिस्कस करो और आपका जो आंसर है उसको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर करो। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मेंशन अ मैजिकल ऑब्जेक्ट दैट यू वुड लाइक टू हैव, गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। तो पहला क्वेश्चन इसमें दोस्तों ये है कि जादुई चीज के बारे में बताओ जो कि आप चाहते हो कि आपके पास में हो, साथ ही में आपने उसको क्यों चुना है उसका कारण भी लिखना होगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपको खुद से करना होगा। वैसे चलो मैं आपको अपना जवाब बता देता हूं। अगर मुझे कोई जादुई ऑब्जेक्ट, जादुई चीज चुनने का मौका मिलेगा तो मैं जादुई छड़ी को चुनूंगा, जिसकी सहायता से मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ठीक है, जादुई छड़ी होगी, जो चाहिए होगा वो कर लेंगे। कहीं जाना है, जादुई छड़ी घुमाई, पहुंच गए। जो चाहिए होगा जादुई छड़ी घुमाई, मिल गया। ठीक, चलो भाई सेकंड इसमें क्या है, व्हाट वुड यू ड्रॉ फॉर योर सेल्फ इफ यू हैव अ मैजिक पेंट ब्रश, वाई। अगर आपके पास में जादुई ब्रश होगा तो खुद के लिए क्या बनाओगे। ठीक है, तो क्या बनाओगे, देखो अगर मेरे पास जादुई पेंट ब्रश होगा तो मैं क्या बना सकता हूँ, घर बना सकता हूँ। इसके अलावा जो चीज़ मुझे चाहिए उन चीज़ों को बना सकता हूँ। और क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे, मतलब जो चाहे वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं खूब सारी चीज़ें बनाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये भी पूछा ना कि वाई, क्यों बनाओगे, तो कारण भी आपको बताना होगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल इसका आंसर भी ना आपको खुद ही से देना है। थर्ड इसमें क्वेश्चन क्या है, वुड यू यूज द मैजिक पेंट ब्रश टू ड्रॉ फॉर समवन एल्स, इफ यस वाई और वाई नॉट। इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या आप जादुई पेंट ब्रश का यूज करते हुए दूसरे के लिए भी ड्रॉ करोगे, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो बिल्कुल भाई देखो, अगर मेरे पास में जादुई पेंट ब्रश है तो मैं दूसरों के लिए भी ड्रॉ कर दूंगा। अपने लिए किसी चीज़ें कर रहा हूँ तो दूसरों के लिए भी कर ही सकते हैं। दूसरों से सोचो कितनी सहायता हो जाएगी। ठीक है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस इंस्टेंस ऑफ एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट यू हैव हर्ड, रीड और एक्सपीरियंस, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो देखो दोस्तों, इसमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपने काइंडनेस यानी दया की कोई आपने घटनाएं देखी हूँ, पढ़ी हूँ, सुनी हूँ, या फिर आपने खुद ऐसी दया की घटनाओं का अनुभव किया हो, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने अभी इसमें चैप्टर पढ़ा था जिसमें बच्चा जो है वो बूढ़ी महिला की सड़क पार करने में सहायता करता है। ठीक है, तो वो एक्ट ऑफ काइंडनेस ही हुआ। इसके अलावा अक्सर आप लोग अखबार में सुनते रहते हो या फिर न्यूज़ में पढ़ते रहते हो कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसमें आसपास खड़े लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उनकी, जो लोग एक्सीडेंट में फंसे थे उनकी जान बचाई, उनकी सहायता करी। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, एक्ट ऑफ काइंडनेस ही होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड इसमें क्या है, वर्क इन पेयर्स एंड गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। पेयर्स में काम करना है आपको और नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी मीनिंग को गेस करना होगा। एंड ड्रॉ पिक्चर्स डिपिक्टिंग देयर मीनिंग्स। अच्छा, पिक्चर्स भी बनाना होगा इनकी मीनिंग को दिखाते हुए। शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। देखो मैं ना मीनिंग बता दे रहा हूँ, पिक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, चलो तो पहला वर्ड है इसमें पेंट ब्रश। पेंट ब्रश किसको बोलते हैं, जिससे आप पेंटिंग करते हो उसको बोलते हैं पेंट ब्रश। दूसरा वर्ड है जॉय। जॉय मतलब होता है खुशी। फिर है फोर्ट्रेस यानी कि किला। फीस्ट मतलब होता है दावत। फेयर यानी कि डरना। वाइंडिंग, देखो वाइंडिंग का इस्तेमाल ना आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सड़क के लिए वाइंडिंग वर्ड का यूज़ कर रहे हो तो मतलब क्या होता है, घुमावदार रास्ता।
लेकिन अगर आप वाइंडिंग का इस्तेमाल खुद के लिए कर रहे हो, मतलब आप घूमते हुए जा रहे हो, इसका मतलब ये है। ट्विक का मतलब होता है लकड़ी की डंडी। बोस, बोस मतलब होता है झुक करके, सम्मान से झुकना, ये होता है बोस। ड्राइंग मतलब वही चित्रकारी करना, और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। ठीक, नाउ अरेंज दीज वर्ड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एज गिवन बिलो। अच्छा, अब इन वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में भी करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है थिंग्स, एक्शन, इमोशन। जो चीज़ें, मतलब जो यहाँ पे वर्ड चीज़ों की हैं उनको थिंग्स में लगाओ, जो एक्शन वाले वर्ड हैं उनको यहाँ एक्शन में लिखो, और जो इमोशन वाले वर्ड हैं उनको इमोशन में लिखो। ठीक है, जैसे पहला वर्ड है आपका पेंट ब्रश, तो पेंट ब्रश जो है दोस्तों ये आपका थिंग्स में जाएगा। जो ये पेंट ब्रश है ना, ये किस में जाएगा, थिंक में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पेंट लिख देता हूँ, पेंट। चलो पेंट ब्रश पूरा ही लिख लेते हैं भाई। तो पेंट ब्रश किधर जाएगा दोस्तों, थिंग्स में जाएगा। इसके अलावा जॉय, ये तो इमोशन हो गया ना, तो जॉय इधर कर दो, JOY, जॉय। फोर्ट्रेस, किला, ये भी चीज़ होती है, फोर्ट्रेस। ठीक है ना, किला, ये हो गया। फीस्ट, दावत, दावत, दावत वैसे फीस्ट खाने में आएगा, तो ये एक्शन भी हो सकता है आपका, फीस्ट एक्शन भी हो सकता है। फियर यानी कि डरना, ये इमोशन है, ये इमोशन हो जाएगा। अगला क्या है, वाइंडिंग, ये भी ये एक्शन है। ठीक है, वाइंडिंग जो है ये एक्शन है, इसको एक्शन में डाल दो। ठीक है दोस्तों, वाइंडिंग। चलिए ट्विग, ट्विग थिंग, चीज़ है ये भाई, लकड़ी का नन्ना सा टुकड़ा, ट्विगी तो चीज़ तो हुई कि नहीं हुई, है कि नहीं। चलो बोस, बोस का मतलब होता है सम्मान से झुकना, ये एक्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए ड्राइंग, बनाना, ये भी एक्शन ही होता है, ड्राइंग भी एक्शन ही होता है, तो ड्राइंग भी इसमें क्या हो जाएगा, एक्शन में ही आएगा। और आखिरी में है कोल्ड, कोल्ड इमोशन होता है। ठीक है, कोल्ड यानी कि ठंडा भी होता है, और कोल्ड का मतलब होता है कि किसी की तरह आप थोड़ा रूखे तरीके से पेश आ रहे हो, तो कोल्ड आपका इमोशन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया इसका आंसर। अब है इसमें पोयम, तो चलो गाइस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, गो एंड फेच सम राइस, गो एंड प्लक द मैंगोज एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस। तो पोयम के शुरुआत में यहाँ पे गोपी बच्ची है, उससे कहा जा रहा है कि गोपी जाओ और जंगली बीन्स को इकट्ठा करके ले आओ, जाओ और थोड़ा चावल ले आओ, जाओ आम तोड़ करके ले आओ, जाओ जाओ बाहर जाओ और घर में कुछ अच्छा लेकर के आओ। तो पोयम की शुरुआत में बच्ची है गोपी, उससे कहा जा रहा है कि गोपी जाओ, घर के बाहर जाओ और जंगली बीन्स, चावल या आम जो मिले उसको ले आओ, मतलब घर में कुछ अच्छा लेकर के आओ। गोपी सिट्स beneath the banyan, a twig in her hand. She sits there drawing pictures, pictures in the sand. गोपी सिट्स beneath the banyan. गोपी जो है वो बनियान के ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। A twig is in her hand. उसके हाथ में ट्विग, ट्विग किसको बोलते हैं, लकड़ी, छोटी लकड़ी, तो उसके हाथ में छोटी लकड़ी है। She sits there drawing picture, वो वहाँ बैठी है, पिक्चर्स ड्रॉ कर रही है, तस्वीरें बना रही है। पिक्चर्स इन दी सैंड, सैंड में वो तस्वीरों को बना रही है। The winds blow by and sweeps away the pictures in the sand. अब हवा चलती है, और क्योंकि वो रेत में पिक्चर्स बना रही थी ना, तो हवा की वजह से जो रेत है ये उड़ जाती है, मतलब इसकी जो पिक्चर है वो मिट जाती है। But on a stone there sits a man, a brush is in his hand. वहीं पर, लेकिन वहीं पर पास ही में एक पत्थर है, और उस पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथ में ब्रश है। He looks around, he calls to Gopi, come here, he whispered, hush, we mustn't let the village know about this magic brush. आदमी लुक अराउंड यानी आदमी इधर उधर देखता है। ही कॉल्स टू गोपी, गोपी को बुलाता है, क्या बोलता है, कम हेयर, इधर आओ। ही विस्पर्ड, वो फुसफुसा के बोलता है, क्या फुसफुसा के बोलता है, ऐसे हश,
ऐसे मतलब करता है ना, चुप रहो ऐसे करके इशारा करते हुए बोलता है। क्या बोलता है? वी मसन लेट द विलेज नो, हमें गांव को पता नहीं चलना चाहिए इस जादुई ब्रश के बारे में। मतलब आदमी क्या कह रहा है कि किसी को इस जादुई ब्रश के बारे में मत बताना। ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड एंड टेल हर टू बी श्योर पेंट नॉट फॉर द वेल्थी वंस बट ओनली फॉर पुअर। ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड, ये कहते हुए आदमी जो ब्रश है वो गोपी के हाथ में दे देता है। एंड टेल हर टू बी श्योर, और उसको कहता है, उसको मतलब उससे भरोसा लेता, उससे कहता है कि याद रहे इस ब्रश से वेल्दी वंस यानी अमीरों के लिए इस ब्रश से मत बनाना, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन्हीं के लिए इस ब्रश से बनाना। Did you gather wild beans, Gopi? Did you fetch some rice? Did you pluck the mangoes and bring home something nice? अब गोपी जब घर लौटती है तो घर आते ही उससे क्या बोला जाता है? गोपी तुम वाइल्ड बीन्स यानी जंगली बीन्स इकट्ठा करके लाई। Did you fetch some rice? क्या तुम कुछ चावल लेकर के आई? Did you pluck the mangoes? क्या तुम आम तोड़ करके लाई? And bring home something nice, और क्या तुम घर में कुछ अच्छा लेकर के आई? भाई पोयम की शुरुआत में ऐसे कुछ कहा जा रहा था, तभी गोपी घर के बाहर गई थी। अब गोपी घर लौट आई है तो अब फिर से पूछा जा रहा है कि गोपी बताओ क्या तुम जंगली बीन्स ले आई, चावल कुछ ले आई, या आम कुछ तोड़ ताड़ के कुछ लेके आई हो, घर बढ़िया कुछ लेके आई कि नहीं लेके आई? नो बीन्स, नो राइस, नो मैंगोज, गोपी ग्रिन्स and run inside. She paint a bowl of khichdi and waits until the paints has dried. No beans, no rice, no mangoes. गोपी क्या कहती है? ना बीन्स, ना ही चावल, ना ही आम है। ये कहने के बाद में गोपी ग्रिन्स मुस्कुराती है एंड रन्स इनसाइड, और अंदर भाग जाती है। अंदर कहाँ? घर में भाग जाती है। शी पेंट्स अ बोल ऑफ खिचड़ी, वो कटोरा भर के खिचड़ी पेंट करती है, बनाती है, और फिर वेट करती है, इंतजार करती है। कब तक इंतजार करती है? जब तक पेंट ड्राई यानी कि सूख नहीं जाता। द बोल इज फुल ऑफ खिचड़ी गोपी इनटू द हाउस द विलेजर्स स्ट्रीम्स द यंग एंड ओल्ड ऑल विश टू सी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। सूखने पर, जब ये पेंट सूखता है तो पेंट के सूखने पर कटोरा भर के खिचड़ी आ जाता है। ठीक है, जैसे ही पेंट सूखा तो पेंट सूखने पे इसने जो बनाया थी खिचड़ी वो असलियत में आ गई, कटोरा भर के खिचड़ी उसके सामने आ गई। इनटू द हाउस द विलेजर स्ट्रीम्स, अब घर के अंदर जो गांव वाले हैं वो देखने के लिए आ रहे हैं कि भाई आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। द यंग एंड ओल्ड ऑल विश टू सी, बूढ़े जवान सब देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं? जो जादुई ब्रश है सपनों का, उसे। She paints a muffler for a farmer, a plow for another man, a shawl for a grandmother and a girl a fan. वो एक किसान के लिए मफलर, मफलर जो डालने वाला होता है गले में, उसको बनाती है। वो किसान के लिए मफलर को बनाती है। दूसरे आदमी के लिए प्लो यानी कि हल बनाती है। एक दादी के लिए वो शॉल बनाती है और एक लड़की के लिए वो पंखा बनाती है। And soon the news spread far and wide through forests, fields and plains until the zamindar himself hear of these magic gains. जल्द ही ये जो खबर है ये बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, जंगलों से लेकर खेतों तक, मैदानों तक, दूर दूर तक ये खबर पहुंच जाती है। और ये खबर फिर किसके पास पहुंचती है? एक जमींदार के पास में। जमींदार किसको बोलते हैं? जमींदार उस आदमी को बोलते हैं जिसके पास में बहुत सारी जमीन होती है। तो ये खबर किसके पास? एक धनी जमींदार के पास पहुंचती है और वो इन सभी जादुई चीजों के बारे में सुनता है। आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी आ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड, पेंट ट्रेजर्स, ज्वेल्स एंड रिचेस रेयर इनफ टू रूल दिस लैंड। जो जमींदार है वो आता है और गोपी को आदेश देता है। क्या आदेश देता है? आई ऑर्डर्ड यू टू पेंट फॉर मी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मेरे लिए पेंट करो, तुम मेरे लिए बनाओ। क्या बनाओ? आ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड, बहुत बड़ा सा किला बनाओ जो कि बहुत बड़ा और बहुत भव्य हो। पेंट ट्रेजर्स, ज्वेल्स एंड रिचेस रेयर, खूब सारे ट्रेजर्स यानी खूब खजाना,
हीरे जवाहरात गहने और खूब रिचेस मतलब खूब पैसा वैसा ये सब मेरे लिए बनाओ, इतना बनाओ जो कि इस भूमि पर रूल करने के लिए, राज करने के लिए काफ़ी हो। गोपी बोस एंड शेक हर हेड, माई लॉर्ड आई कांट कंप्लाई, आई सोर टू यूज दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाय। गोपी बोस, गोपी झुकती है, बहुत ही सम्मान के साथ में झुकती है, एंड शेक्स हर हेड और अपने सिर को हिलाती है। क्या बोलती है? माई लॉर्ड आई कांट कंप्लाई। क्या बोलती है? माई लॉर्ड आपकी जो ये इच्छा है मैं इसको पूरा नहीं कर सकती। आई सोर टू यूज दिस ब्रश टू हेल्प द नीडी बाय, मैंने वादा किया है कि मैं इस जादुई ब्रश का इस्तेमाल जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता के लिए करूंगी। द जमींदार रोर्स एंड स्टैम्प्ड हिज फुट, ही bellows to his men, seize this brush and seize the girl, throw her in the pen। जमींदार गुस्साता है, खूब तेज चिल्लाता है, अपने पैर को जमीन पे पटकता है और अपने लोगों पर जो उसके सिपाही हैं उन पे चिल्लाता है, उनको आदेश देता है। क्या आदेश देता है? सीज दिस ब्रश, इस ब्रश को हड़प लो। सीज द गर्ल, लड़की को पकड़ लो। थ्रो हर इन दी पेन, और इसको पेन में फेंक दो। देखो पेन का मतलब ऐसे बाड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पे पेन का इस्तेमाल जेल के रूप में किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें यही कह रहे हैं कि वो बंधन में, उसको कहता है कि इसको बंधन में बांध के फेंक दो, यहाँ से जाने ना पाए। नाउ गोपी वेट्स इनसाइड द सेल अपॉन ए कोल्ड मड फ्लोर until the जमींदार रिटर्न्स एंड शाउट थ्रू द डोर। अब जो गोपी है वो सेल के अंदर, पिंजरे के अंदर इंतजार कर रही है। अपॉन कोल्ड मड फ्लोर, जो पिंजरा है ये कहाँ पर? ठंडी ठंडी ज़मीन के ऊपर है, कीचड़ वाली ठंडी ज़मीन के ऊपर है। और ये अब इंतजार कर रही है किसका? जमींदार का, कि भाई कब जमींदार आए। और जमींदार आता है, दरवाजे से चिल्लाता है। ही होल्ड्स द ब्रश, वो ब्रश को पकड़ता है। एंड थंडर्स लाउड, और जोर से चिल्लाता है। पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, मेरा बड़ा सा किला बनाओ। पेंट गोल्ड एंड रूबीज एमरल्ड ब्राइट एंड यू शैल लीव दिस हॉल। क्या बोलता है? मेरे लिए सोना बनाओ, चांदी बनाओ, हीरे जवाहरात बनाओ, तभी तुम इस हॉल मतलब यहाँ से जा पाओगी, ऐसा इसको बोल रहा है। दैट नाइट द जमींदार लाइज इन बेड dreaming of his gold, while Gopi paints a winding road, a horse both strong and bold। उस रात जमींदार अपने बिस्तर पे आराम से सोया, सोने के सपने देख रहा था, गोल्ड के सोने के सपने देख रहा था। जबकि जो गोपी है वो वाइंडिंग रोड यानी घुमावदार सड़क बनाती है और घोड़ा बनाती है जो कि बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर होता मतलब था। द रोड leads out of the prison gate, the horse she swiftly urges, Gopi leaps on and gallop fast through fields and many villages। सड़क बनाती है जो कि प्रिजन से यानी कि जेल से, जेल के दरवाजे से बाहर जा रही थी। ये घोड़े पर फटाक से कूदती है और उसको तेजी से भागने के लिए बोलती है कि भाई तेज भाग। और फिर घोड़ा तेज से टपक 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 करके भागता है। कहाँ से? खेत खलियानों से होते हुए, कई गांवों से होते हुए भागता है। It's Gopi, she's back again, says the villagers, merry and kind. But Gopi keep on painting still, with the जमींदार्स men falling behind। उसको आता देखकर सभी गांव वाले खुशी से कहते हैं कि अरे देखो गोपी आ गई, वापस आ गई। सभी गांव वाले कहते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े ही उनको अच्छा लग रहा होता है कि भाई गोपी लौट आई। लेकिन गोपी जो है वो तब भी पेंट करती रहती है। क्यों? क्योंकि जमींदार के आदमी अब इसके पीछे लगे हुए थे। She paints a mighty river wide, its current fast and deep. The zamindar and all his men stop short and cannot leap। वो एक बड़ी सी नदी बनाती है, एकदम से बड़ी सी नदी आ जाती है जिसका जो बहाव है बहुत तेज था और नदी क्या थी? बहुत गहरी थी। अब जमींदार और उसके लोग रुक जाते हैं। इसने नदी ऐसे बनाई थी कि ये इसके और जमींदार इसके लोगों के बीच में है, तो अब जमींदार उसके लोग रुक जाते हैं क्योंकि अब वो कूद के इधर तो आ नहीं सकते। Now should I paint a beast to leap and chase you through? Stop this chase or it will feast on you and you and you। Now should I paint a beast? अब जो गोपी है कह रही है बताओ क्या अब मैं बीस्ट अब मैं दैत्य को बना दूं? अब मैं किसी भयानक दैत्य को, जानवर को बना दूं? To leap and chase you through, जो कि कूद के तुम्हारे पीछे जाएगा। Stop this chase or it will feast,
ये सब तुम मेरे जो पीछे लगे हो, ये सब अभी के अभी मेरा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो वो बीस्ट फीस्ट यानी कि वो बीस्ट खाएगा। किसको खाएगा? तुम्हें खाएगा, तुम्हें खाएगा, तुम्हें खाएगा, तुम सबको खा जाएगा। ऐसे कह के गोपी बोलती है। द जमींदार क्राइज, नो 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 मोर, आई विल लिव, आई विल गो अवे। ही टर्न्स एंड फ्लीज हिज मैन बिहाइंड, देयर नॉट चोज टू स्टे। जमींदार चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं यहां से चला जाऊंगा। ऐसे जमींदार चिल्लाता है। उसके बाद में वो मुड़ता है और भाग जाता है वहां से। उसके आदमियों में भी किसी में वहां रुकने की हिम्मत नहीं होती है, सब भी उसके साथ भाग जाते हैं। नाउ गोपी पेंट्स फॉर द विलेज फोक अ फीस्ट ऑफ स्वीट एंड टीज, द courtyards bright, a band to play and songs of victory। अब गोपी जो है वो गांव के लोगों के लिए पेंट करती है, बनाती है। क्या बना रही है? उसने दावत बनाई, मिठाइयों की, चायों की, मतलब खूब बढ़िया बढ़िया खाने की, बढ़िया बढ़िया चीज़ों की उसने पेंटिंग बनाई है, उसने दावत तैयार करी है। सबके जो कोर्ट यानी जो आंगन है खूब जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं, खूब गाना बजाना चल रहा है और विजय का गान चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये था ये पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक, और ये जो पोयम है ये एक फोक टेल से अडैप्ट की गई है। चलो, तो ये तो हम लोगों ने पोयम बढ़िया से पढ़ ली है, समझ ली है। आइए दोस्तों, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस, अरेंज द इवेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन दी पोयम। तो दोस्तों नीचे इवेंट्स यानी कि घटनाएं दी हुई हैं, आपको इन घटनाओं को जिस क्रम में ये कविता में वो है ना, उस क्रम से लगाना होगा। द लास्ट वन हैज बीन मार्क्ड फॉर यू, आखिरी वाला आपके लिए मार्क कर दिया गया है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, आपका जो आंसर है उसको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर करो। तो चलिए दोस्तों, इसको लगा लेते हैं। पहले काम करते हैं, सबको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर इसको लगाएंगे। गोपी पेंट्स अ बोल ऑफ खिचड़ी विच बिकम्स रियल एंड अमेजेस द विलेजर्स। गोपी जो है वो खिचड़ी का कटोरा पेंट करती है और जो कि रियल बन जाता है, मतलब कि असली में आ जाता है, जिससे कि गांव वाले अमेज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। दी जमींदार ऑर्डर्ड गोपी टू पेंट ट्रेजर्स फॉर हिम। जमींदार जो है गोपी को आदेश देता है कि उसके लिए खजाना बनाए। गोपी इज टोल्ड टू गैदर फ्रूट बट इंस्टेड शी सिट ड्राइंग पिक्चर इन दी सैंड। गोपी से कहा जाता है कि वो खाना इकट्ठा करके लाए, लेकिन वो बैठ करके पिक्चरें बनाती है रेत में। गोपी रिटर्न टू द विलेज विद द जमींदार एंड हिज मैन चेजिंग हर। गोपी गांव लौटती है, उसके साथ में जमींदार और उसके आदमी उसका पीछा कर रहे थे। द जमींदार थ्रो गोपी इन टू प्रिजन। जमींदार गोपी को जेल में डाल देता है। गोपी पेंट्स अ रोड एंड हॉर्स टू स्केप। गोपी भागने के लिए सड़क और घोड़ा बनाती है। गोपी यूजेस द मैजिक ब्रश टू पेंट यूजफुल आइटम फॉर द विलेजर्स। गोपी जो है मैजिक ब्रश का इस्तेमाल करके गांव वालों के लिए काम की चीज़ें बनाती है। गोपी पेंट्स अ वाइड रिवर स्टॉपिंग दी जमींदार एंड हिज मैन। गोपी जो है वो चौड़ी सी नदी बनाती है जिससे जमींदार उसके आदमी रुक जाते हैं। अ मैन गेव ए मैजिक ब्रश टू गोपी टू पेंट ओनली फॉर द पुअर। एक आदमी गोपी को जादुई ब्रश देता है जिससे कि वो गरीबों के लिए बना सके चीज़ें। तो पहले इसमें दोस्तों ये आएगा कि गोपी से कहा जाता है खाना इकट्ठा करो, लेकिन वो बैठ करके क्या करती है, सैंड में ड्रॉ करने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा इसमें होगा कि एक आदमी जो है वो गोपी को जादुई ब्रश देता है। ये हो गया दोस्तों आपका 2। ठीक है, उसके बाद में गोपी जो है वो खिचड़ी बनाती है जो कि असली हो जाती है, जिससे कि गांव वाले हैरान हो जाते हैं। फिर आता है जमींदार। ठीक है, नहीं 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 नहीं, गोपी फिर काम की चीज़ें बनाती है गांव वालों के लिए। उसके बाद में फिर आता है जमींदार जो कि उससे कहता है कि तुम मेरे लिए खजाना बनाओ। तो 4 हो गया ना, ये हो गया आपका 5वां, 5th। इसके बाद में क्या है, गोपी मना कर देती है तो जमींदार उसको जेल में डाल देता है। गोपी जो है निकलने के लिए घोड़ा और सड़क बनाती है। ये आपका 7th हो गया, ये 7th है। ठीक है, 7th हो गया। उसके बाद में गोपी गांव लौटती है। जमींदार उसके आदमी उसका पीछा कर रहे थे। गोपी जो है इसके बाद में एक चौड़ी सी नदी बनाती है जिससे जमींदार उसके लोग रुक जाते हैं। ठीक है, ये 9 हो गया और 10वां तो नीचे ये दिया ही हुआ है। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग दी करेक्ट आंसर्स फ्रॉम दी बॉक्स गिवन बिलो।
डब्बे में से सही आंसर को चुन के आपको खाली जगह को भरना होगा। द टोन ऑफ द पोयम शिफ्ट थ्रू आउट, कविता की जो टोन है वो पूरी कविता में बदलती रही है। रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट मूड ऑफ द स्टोरी, जो कि कहानी के अलग अलग मूड को दर्शाता है। इनिशियली द टोन इज, शुरुआत में टोन कैसी है दोस्तों? तो शुरुआत में टोन है प्लेफुल एंड इनोसेंट, ठीक है ना। शुरुआत में टोन कैसी है? प्लेफुल एंड इनोसेंट। गोपी जो है वो सिंपली ड्राइंग बना रही थी सैंड में, ये कैसी? प्लेफुल इनोसेंट टोन हुई। एज गोपी यूजेस हर इमेजिनेशन टू ड्रॉ इन सैंड, गोपी जो है अपनी इमेजिनेशन का यूज करके सैंड में ड्रॉ कर रही थी। एंड लेटर व्हेन जमींदार एंटर्स द स्टोरी, बाद में जब जमींदार कहानी में आता है, द टोन शिफ्ट टू वन ऑफ द खाली जगह, तो टोन जो है ये शिफ्ट हो जाती है। टोन में क्या आ जाता है? टेंशन एंड सस्पेंस, टेंशन आ जाता है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द पोयम, पोयम के आखिरी पार्ट में द टोन बिकम ट्रायम्फ एंड सेलिब्रेटरी, ठीक है ना भाई। जो गोपी है उसकी जीत होती है, वो सफलता से जमींदार से निकलने में कामयाब हो जाती है उसके चंगुल से, और जमींदार भी अब उसको नहीं परेशान करने आने वाला। तो अब जो टोन है आखिरी में कैसी हो गई है? ट्रायम्फ हो गई है, और सब लोग खूब सेलिब्रेट कर रहे, तो सेलिब्रेटरी हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम विद इन दी ब्रैकेट्स। अब आपको खाली जगह को भरना होगा और ब्रैकेट से जो ऑप्शन है ना उनको पिक करना है। अब चलो, द पोयम मोस्टली फॉलोज ए सिंपल राइम स्कीम। राइम स्कीम पोयम की क्या है? तो चलो भाई पोयम पर चलते हैं और राइम स्कीम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें क्या है? गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, ये ए हो गया। गो एंड फेच सम राइस, तो गोपी राइस राइम नहीं कर रहा है, ये दूसरा हो गया। गो एंड प्लग दी मैंगोज, तो गोपी और मैंगोज ये राइम नहीं कर रहा है, तो ये आपका डिफरेंट हो गया। राइस नाइस राइम कर रहा है, तो ये हो गया। इसमें देख लेते हैं, तो इसमें है बेनियन, ठीक है, ये ए हो गया। फिर हैंड बेनियन कुछ राइम नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा बी। ये सी हो गया। पिक्चर किससे राइम नहीं कर रहा है, आखिर में सैंड हैंड ये राइम कर रहा है, तो ये हो गया बी। तो दोस्तों जो राइम स्कीम चल रही है इसमें चल रही है ए बी सी बी, ठीक है, ए बी सी बी ये चल रही है। ए बी सी बी है इसमें, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ये रहा ए बी सी बी। हाँ दोस्तों ये रहा, सबसे पहले दिया हुआ है ए बी सी बी, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। चलिए, दिस पोयम्स बिलोंग्स टू द खाली जगह पोएट्री जॉनरा विच टेल ए स्टोरी थ्रू आउट द वर्स। ये जो पोयम है ये कौन से पोएट्री जॉनरा की है? ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका नैरेटिव एंड बैलड, ठीक है, नैरेटिव एंड बैलड, जिसमें कोई कहानी बताई जाती है उसको हम लोग नैरेटिव एंड बैलड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आप भर दोगे। चलिए, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोयम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस। इन एक्सप्लेनेशंस के लिए आपको पोयम से एग्जाम्पल देने होंगे। तो इसमें पहला क्या है? द पोयम इज रिच इन इमेजरी, जो पोयम है ये इमेजरी में रिच, मतलब इसमें इमेजरी खूब है। क्रिएटिंग क्लियर पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड, जिससे पढ़ने वालों के माइंड में क्लियर पिक्चर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको लाइन लिखनी होंगी पोयम की जिसमें इमेजरी हो और जिसको पढ़ के आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रही हो। ठीक है, तो लिख सकते हो उसमें, शी पेंट्स ए माइटी रिवर वाइड, इट्स करंट फास्ट एंड डीप। ठीक है, ये लाइन जब पढ़ते हो तो दिमाग में क्या, एक बड़ी सी नदी आती है जो कि बहुत चौड़ी है, बहुत ही गहरी है, उसका बहाव तेज है। ठीक, चलिए सेकंड क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटिंग इन दी लाइन। लाइन में जो रिपीटिशन हुआ है ऑन यू, यू एंड यू, इसका इफेक्ट क्या है? तो देखो दोस्तों, रिपीटिशन नॉर्मली क्यों होता है? रिपीटिशन नॉर्मली जो होता है वो किसी चीज़ पे जोर देने के लिए होता है, ठीक है ना, किसी बात पे जोर देने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो यू 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 बार बार रिपीट हो रहा है, ये एक तरीके से गोपी की जो वार्निंग है ना उस पर जोर दे रहा है कि भाई अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं बीस्ट को छोड़ दूंगी और वो तुम सबको खा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका आंसर हो गया। इससे ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा हो रहा है पोयम में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें, मैच द फ्रेज फ्रॉम द पोयम इन कॉलम 1 विद व्हाट दे सिंबलाइज इन कॉलम 2। तो देखो दोस्तों, कॉलम 1 के अंदर पोयम से कुछ फ्रेज दिए हुए हैं और कॉलम 2 में ये क्या सिंबलाइज करते हैं ये दिया है, बस मिलाना है। ठीक है, तो चलो पहले पढ़ लेते हैं दोनों को ही। तो कॉलम 1 में क्या दिया है? द मैजिक पेंट ब्रश, फिर है द ग्रैंड फोर्ट्रेस और द रिवर एंड द बीस्ट। ठीक, कॉलम 2 में क्या दिया है? ग्रीड एंड डिजायर फॉर दी वेल्थ।
धन के लिए लालच और इच्छा, तो ग्रैंड फोर्ट्रेस को यानी भव्य किले को इससे मिला दोगे आप। ठीक है ना दोस्तों। चलो, बैरियर टू प्रोटेक्ट गोपी फ्रॉम दी जमींदार एंगर, जमींदार के गुस्से से गोपी को बचाने के लिए बैरियर, तो ये था द रिवर एंड द बीस्ट। और आखिरी में क्या है, मैजिक पेंट ब्रश, तो इसको इससे मिला दोगे। पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन टू चेंज दी वर्ल्ड, ठीक है, चित्र और कल्पना की शक्ति जो दुनिया बदल दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको पहचानना होगा कि दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है। तो स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, वाइल गोपी यूजेस द मैजिक ब्रश टू हेल्प अदर्स, द जमींदार वॉन्ट्स टू यूज इट फॉर पर्सनल गेन, दिस कॉन्ट्रास्ट ड्राइव्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। इसमें क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जो गोपी है ये मैजिक ब्रश का यूज़ करके दूसरों की सहायता कर रही थी, जबकि जो ज़मींदार है वो उसको अपने खुद के फ़ायदे के लिए चाहता था। तो ये जो कंट्रास्ट है यही इस कहानी का क्या है, मोरल है। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका एकदम ट्रू है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये आपका एकदम ट्रू, एकदम सही है। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो दोस्तों अब है इसमें एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन, मतलब पहले आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो चलो पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, पत्थर के ऊपर एक आदमी बैठा था। अ ब्रश इज इन हिज हैंड, हाथों में था उसके ब्रश। ही लुक्स अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी, इधर उधर देखता है, गोपी को पुकारता है। कम हियर, ही विस्पर्ड, हश, कहता है इधर आओ, और उसको चुप होने का इशारा करते हुए क्या बोलता है, वी मसन लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश, हमें गाँव को इस जादुई ब्रश के बारे में पता नहीं चलने देना। ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड, वो उसके हाथ में, गोपी के हाथ में ब्रश थमाता है। एंड टेल हर टू बी श्योर पेंट नॉट फॉर दी वेल्दी वंस बट ओनली फॉर पुअर, और वो उससे कहता है कि हमेशा ध्यान रहे कि तुम्हें जो धनी है उसके लिए पेंट नहीं करना, बल्कि जो गरीब है सिर्फ उसके लिए पेंट करना है। चलो जी, तो ये था एक्सट्रैक्ट। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें क्या कह रहे हैं दोस्तों, ब्रैकेट से चुनकर खाली जगह को भरना है। तो चलो पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द मैन इज विस्परिंग एंड टेलिंग गोपी टू कीप द ब्रश आ सीक्रेट, रिफ्लेक्ट हिज खाली जगह, केयरफुल एंड सीक्रेटिव, मैजिकल एंड डिलाइटफुल नेचर। आदमी जो खुसफुसा के गोपी को कह रहा है कि ब्रश का रहस्य रहस्य ही रहने दो, ये उसके कैसे नेचर को दर्शाता है। तो आंसर आएगा केयरफुल एंड सीक्रेटिव। इंसान बहुत ही केयरफुल है, बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखता है, और सीक्रेटिव रखता है, मतलब चीज़ों को छुपा के रखता है, गोपनीय रखता है। ठीक है, तो ये इसके इस नेचर को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो केयरफुल एंड सीक्रेटिव आ जाएगा इसमें। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन स्लिपिंग द ब्रश इनटू गोपीज हैंड। आदमी जो ब्रश गोपी के हाथ में रख रहा है, इसका सिग्निफिकेंस यानी इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व ये है दोस्तों कि उस आदमी को गोपी पर भरोसा है कि वो जादुई ब्रश को सुरक्षित रख पाएगी और जिम्मेदारी से उसका इस्तेमाल करेगी। ठीक है ना। और इसके अलावा वो गोपी को ब्रश किस लिए दे रहा है, ताकि जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, उनकी सहायता हो सके। तो यहाँ आंसर में ये लिखोगे, इट सिग्निफाइज दैट ही इज इंटरेस्टिंग गोपी विद द मैजिकल ब्रश एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही वॉन्ट्स गोपी टू यूज द ब्रश फॉर द बेनिफिट ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल रीजन, सही कारण के साथ में दिए हुए सेंटेंस को पूरा करना होगा। The most likely reason the man instruct Gopi to paint not for the wealthy ones but only for the poor is because he, जो कारण हो सकता है जिससे कि आदमी ने गोपी को बोला कि वो धनी के लिए नहीं बल्कि जो गरीब है उनके लिए पेंट करे, तो कारण क्या हो सकता है, कारण ये हो। तो कारण क्या हो सकता है दोस्तों, कारण ये हो कि वो चाहता था कि जो मैजिक ब्रश है इसका इस्तेमाल जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी सहायता के लिए हो, ना कि जो धनी है उनके लालच को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर में आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ही वॉन्ट्स द मैजिक ब्रश टू बी यूज
टू हेल्प नीडी पीपल रेदर देन सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ वेल्दी पीपल। ठीक, चलिए फोर्थ पर चलते हैं। क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी टू गिवन बिलो। नीचे दो टाइटल दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक टाइटल ऊपर के एक्सट्रैक्ट के लिए चुनना होगा। तो एक टाइटल, एक शीर्षक चुनना है। पहला इसमें टाइटल क्या है? दी मैजिक ब्रश सीक्रेट। यही सही है दोस्तों, मैजिक ब्रश सीक्रेट। क्योंकि देखो एक्सट्रैक्ट में मैजिक ब्रश के बारे में और उसके सीक्रेट के बारे में बात करी गई नहीं करी गई है, तो मैजिक ब्रश सीक्रेट यही एकदम सही टाइटल होगा। चलो भाई, अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें? एंड सून द न्यूज स्प्रेड फार एंड वाइड। जल्दी जो बात है, ये खबर जो है ये बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। थ्रू फॉरेस्ट, फील्ड्स एंड प्लेन अंटिल दी जमींदार हिमसेल्फ हियर्स ऑफ दिस मैजिक गेम्स। ये जो खबर है ये जंगल, खेत खलियान, मैदानों तक होते होते बहुत दूर तक फैलती है और अंत में ये जमींदार तक ये खबर पहुंचती है और वो इन जादुई चीज़ों के बारे में सुनता है। आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी आ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड। वो आदेश देता है आके कि तुम मेरे लिए पेंट करो, किला बनाओ बड़ा ऊंचा भव्य। पेंट ट्रेजर्स ज्वेल्स एंड रिचेस रेयर। मेरे लिए खजाने बनाओ, गहने बनाओ, जो कीमती रिचेस हैं, कीमती जो चीज़ें हैं वो सब बनाओ। इनफ टू रूल दिस लैंड। इस लैंड को रूल करने के लिए, इस लैंड पर राज करने के लिए पर्याप्त हो इतना धन बना डालो, ऐसे इसमें कह रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट रीजन। सही रीजन के साथ में सेंटेंस को पूरा करना होगा। तो इसमें क्या है? द न्यूज ऑफ गोपीज मैजिक ब्रश स्प्रेड थ्रू फॉरेस्ट, फील्ड्स एंड प्लेन बिकॉज ऑफ इट्स। जो खबर है गोपी के जादुई ब्रश की वो फैलती है, खूब फैल जाती है। क्यों फैल जाती थी? इसलिए फैल जाती है क्योंकि जो ब्रश था वो कमाल की चीज़ें कर रहा था। ठीक है ना? वो चीज़ें जो कि वैसे नहीं हो सकती, उन चीज़ों को कर रहा था जिससे कि लोगों का जो ध्यान है इसकी तरफ खींच रहा था और लोगों के मन में जिज्ञासा उठ रही थी ब्रश को लेकर। ठीक है, तो आंसर में आप यही लिख सकते हो, बिकॉज द मैजिक ब्रश परफॉर्म्स अमेजिंग एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अट्रैक्टिंग द अटेंशन एंड क्यूरियोसिटी ऑफ मैनी पीपल। ठीक है दोस्तों, चलो सेकंड इसमें क्वेश्चन क्या है? वाई डज द पोएट रिफर्स टू थिंग्स पेंटेड बाय गोपीज पेंट ब्रश एज मैजिक गेन। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ें गोपी के पेंट ब्रश द्वारा पेंट की जाती थी, पोएट इनको मैजिक गेन करके क्यों रेफर कर रहे हैं? तो मैजिक गेन का मतलब क्या है? मैजिक गेन जादू से मिली हुई कोई चीज़, ठीक है ना? तो पोएट इसको मैजिक गेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोपी जिन चीज़ों को पेंट कर रही है वो असल हो जा रही हैं, ठीक है ना? वो रियल हो जा रही हैं मैजिक ब्रश की पावर से। ठीक, तो इसका आंसर यही है। पोएट कॉल्ड पोएट, यहाँ से लिख दो, द पोएट रिफर्स टू द थिंग पेंटेड बाय गोपीज पेंट ब्रश एज मैजिक गेन बिकॉज द थिंग्स गोपी पेंट्स बिकम रियल थ्रू द पावर ऑफ मैजिक ब्रश। ठीक है, ऐसे करके इसका आंसर कर दो। चलो भाई आगे थर्ड वाले पर चलते हैं। इसमें क्या है? Which of the following statement given below is false? Rectify the false statement. नीचे जो दिए हुए स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको रेक्टिफाई करना होगा, यानी कि उसको सही भी करना होगा। तो क्या दिया इसमें? गोपीज मैजिक ब्रश ड्रॉज द अटेंशन ऑफ पावरफुल जमींदार। गोपी का जो मैजिक ब्रश है ये शक्तिशाली जमींदार जो है उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। द जमींदार रिक्वेस्टेड गोपी टू पेंट ए ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स। जमींदार जो है वो प्रार्थना करता है गोपी से कि वो उसके लिए भव्य किला और गहने बनाने, नहीं, वो प्रार्थना नहीं करता दोस्तों, वो ऑर्डर करता है। ठीक है ना? तो यहाँ रिक्वेस्ट की जगह लिख दो ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर करता है वो। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है इसमें? व्हाट डज द जमींदार डिमांड्स फॉर ए ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। जमींदार की जो मांग है भव्य किले की, गहनों की, ये उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है? तो ये उसके कैरेक्टर के बारे में ये बताती है कि जमींदार लालची आदमी है। कैसा इंसान है? जमींदार जो है ये लालची आदमी है, ग्रेडी पर्सन है। ठीक है दोस्तों, आगे है इसमें आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर करने होंगे। तो पहले इसमें क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई गोपी मेड द राइट डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू पेंट फॉर द जमींदार। समझाइए कैसे गोपी ने सही फैसला लिया जमींदार के लिए पेंट करने से मना करके।
तो ये जो फैसला गोपी ने लिया दोस्तों, ये एकदम सही है। देखो, पेंट ब्रश का जो इस्तेमाल होना था वो होना था गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, लेकिन ज़मींदार जो है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने धन के लिए, अपनी शक्ति के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था। तो मना करके गोपी जो है उसने ब्रश का जो ट्रू पर्पस है ना उसको बनाए रखा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर में ये लिखोगे आप, गोपी रिफ्यूज बिकॉज द मैजिक ब्रश वॉज meant to help the poor and needy. The zamindar want to use it for his own wealth and power. Gopi stayed true to the purpose of the brush. चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या इसमें गोपी threatens to draw a beast to scare away the zamindar. Justify her action. How would you have dealt with the situation differently? इसमें दोस्तों क्या कह रहे हैं कि गोपी ने जमींदार को डराने के लिए क्या कहा कि तुम अगर मेरा पीछा करोगे, मुझे परेशान करोगे ना, तो मैं बीस्ट को ड्रॉ कर दूंगी, ऐसा वो बोलती है। तो अब इसमें कह रहे कि उसके एक्शन को जस्टिफाई करो, साथ ही में अगर आप उसकी जगह पर होते तो इस सिचुएशन से कैसे अलग तरीके से आप डील करते, ये इसमें पूछ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, पहली चीज़ तो गोपी का मतलब ये जो धमकाना था ज़मींदार को, ये एकदम जस्टिफाई है, ये एकदम सही है। ठीक है ना, क्योंकि ज़मींदार और उसके आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे, उसको मतलब कि बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे थे, उसके पीछे लगे पड़े थे। तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा खुद को बचाने के लिए, तो उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा कहा था। ठीक है, अच्छा अगर मैं होता उसकी जगह पे तो मैं भी भाई ऐसा ही कुछ हो सकता, ट्राई करता। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर इसके बारे में हो सकता है कोई राजा या कोई दूसरा होता उसको बताते, लेकिन तब दिक्कत ये थी काऊ उसको भी लालच आ जाता। ठीक है ना, तो अगर मैं गोपी की जगह होता तो कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा ही कुछ करता। ठीक है, उसको ही पहले शांति से बात करने की कोशिश करते, नहीं मानता तो डराते धमकाते फिर वही, है कि नहीं। चलो, तो आंसर में यही लिख सकते हो दोस्तों, गोपी वॉज जस्टिफाइड बिकॉज द जमींदार एंड हिज मैन वर चेजिंग हर, सो शी हैड टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ. I would first try to reason with them, but if I remain in danger, I would use the brush to escape safely or to threaten them. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है इसमें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोपी सेलिब्रेटिंग विद द विलेजर्स एट द एंड ऑफ द पोएम। पोएम के अंत में गोपी जो गांव वालों के साथ में सेलिब्रेट कर रही है, इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। तो देखो दोस्तों, ये जो है ये दर्शाता है कि लालच के ऊपर अच्छाई की जीत हो गई। ये जो सेलिब्रेशन है ये क्या दर्शाता है कि लालच के ऊपर अच्छाई की जीत हो गई। गांव वाले जो हैं वो खुश हैं क्योंकि गोपी जो है वो उनकी सहायता कर रही है। साथ ही में जो जमींदार की कोशिश थी ब्रश का गलत इस्तेमाल करने की, उसको भी हरा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर में लिखोगे, इट शोज द विक्ट्री ऑफ गुडनेस ओवर ग्रीड. The villagers were happy because Gopi had helped them and defeated the zamindars attempt to misuse the magic brush. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या है इसमें, कंपेयर गोपीज यूज ऑफ मैजिक ब्रश टू हाउ द जमींदार वुड हैव यूज्ड इट। इसमें दोस्तों क्या कह रहे हैं कि गोपी जिस तरीके से मैजिक ब्रश का इस्तेमाल कर रही थी, जमींदार जिस तरीके से मैजिक ब्रश का इस्तेमाल करता, इसके बीच में आपको कंपैरिजन यानी कि इसके बीच में आपको तुलना करनी होगी। तो देखो दोस्तों, गोपी जो है वो ब्रश का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए कर रही है, गरीब गांव वालों के लिए कर रही है, उनके लिए काम की चीज़ें बना रही है, जबकि ज़मींदार जो है वो इसका इस्तेमाल अपने लिए धन दौलत किला ये सब बनवाने के लिए करना चाहता था। ठीक है ना, तो आंसर में ये लिखोगे, गोपी यूज द ब्रश टू हेल्प पुअर विलेजर्स बाय क्रिएटिंग यूजफुल थिंग्स. द जमींदार wanted to use it to create wealth, treasures and a grand fortress for himself. नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, what can be inferred about Gopi's character based on her refusal to follow the जमींदार्स ऑर्डर. गोपी ने जमींदार का जो ऑर्डर मानने से मना कर दिया है, तो ये चीज़ जो है गोपी के कैरेक्टर के बारे में हमें क्या बताती है, इससे हमें गोपी के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। तो देखो दोस्तों, जो गोपी है ये बहुत ही बहादुर है। ठीक है ना, गोपी जो है ये कैसी है, बहुत ही बहादुर है, ईमानदार है। इसके अलावा वो पेंट ब्रश का जो मैजिक ब्रश जो है इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही सही तरीके से कर रही है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए कर रही है। मतलब ये सेल्फलेस भी है और साथ ही में रिस्पॉन्सिबल भी है। ठीक है ना, तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। क्या है,
जस्टिफाई द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोयम। पोयम का जो टाइटल है यानी कि जो शीर्षक है, इसका एप्रोप्रिएटनेस मतलब कि ये शीर्षक इस कविता के लिए सही है, इसको जस्टिफाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो टाइटल है ये इस पोयम के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट यानी कि बिल्कुल सही है, क्योंकि पोयम में क्या है, पोयम में जादुई ब्रश है जो कि ड्राइंग को रियलिटी में बदल दे रहा है, और जो गोपी है वो इसका इस्तेमाल लोगों की जो ज़रूरतें हैं, गांव वालों के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए कर रही है। ठीक है ना, तो ये जो टाइटल है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम ये एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इसमें क्या है, इफ यू हैड द मैजिक ब्रश हाउ वुड यू यूज इट इन टुडेज वर्ल्ड। अगर आपके पास में मैजिक ब्रश होता तो आज की दुनिया में आप उसका इस्तेमाल कैसे करते। तो अगर मेरे पास मैजिक ब्रश होता तो जिन लोगों को ज़रूरत होती मैं उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करता। मैं खाना बनाता, घर बनाता, दवाइयाँ बनाता, इसके अलावा जो काम की चीज़ें हैं गरीबों की उसको बनाता। ठीक है ना, चलो तो आंसर में ना आप इसमें यही लिख सकते हो, आई वुड यूज द मैजिक ब्रश टू हेल्प पीपल इन नीड। आई वुड क्रिएट फूड, हाउसेस, मेडिसिन एंड यूजफुल थिंग्स फॉर द पीपल रैदर देन यूजिंग इट फॉर पर्सनल वेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस लर्न। इसमें क्या है, द वर्ब ड्रॉ हैज डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जो वर्ब है ड्रॉ, इसका मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है। मैच द सेंटेंस इन कॉलम 1 विद द एप्रोप्रिएट मीनिंग इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में सेंटेंस दिए हुए हैं और उनकी एप्रोप्रिएट मीनिंग जो है दोस्तों वो कॉलम 2 में दी है, इसको मिलाना होगा। तो चलो भाई करना शुरू करते हैं। तो इसमें कॉलम 1 में पहला सेंटेंस दिया हुआ है, हिज स्पीच ड्रू लाउड अपलॉज फ्रॉम दी ऑडियंस। मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीच थी उसने ऑडियंस से लाउड अपलॉज यानी कि उसकी जो स्पीच थी उसको सुन करके जो वहाँ मौजूद जनता है उसने खूब तालियां बजाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे ड्रू का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्रू का मतलब है गॉट अ रिएक्शन। ठीक है ना, गॉट ए रिएक्शन। यहाँ पे ड्रू का मतलब क्या है, ड्रू का मतलब ये है गॉट ए रिएक्शन। तो इसको आप इस वाले से मिला दोगे, ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए द इवेंट विल ड्रॉ ह्यूज क्राउड फ्रॉम ऑल नेबरिंग प्लेसेस। ये जो इवेंट है ये आसपास की जगहों से बहुत सारी क्राउड को ले करके आएगा। तो यहाँ पे ड्रॉ शब्द किसके लिए है, अट्रैक्ट के लिए है। किसके लिए, अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए है। प्लांट ड्रॉ वाटर फ्रॉम दी सॉयल। पौधे मिट्टी से पानी खींचते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ वर्ड किसके लिए है, एब्जॉर्ब, सोखने के लिए है। किसके लिए, सोखने के लिए। ठीक है, ये 3 है, ये अलग इसमें आया है। चलो, आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वॉज ड्रॉइंग इनटू द स्टेशन। मैं स्टेशन पहुंचा जब जो ट्रेन थी वो स्टेशन में आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग किसके लिए है, मूविंग के लिए, मूविंग के लिए। ठीक, द रूम वॉज डार्क सो शी ड्रू द कर्टन टू लेट द सनलाइट इन। कमरे में अंधेरा था तो उसने जो पर्दे होते हैं उसको खींचा ताकि सनलाइट अंदर आ सके। तो यहाँ पे जो ड्रू है ये दोस्तों ओपन, खोलने के लिए। ठीक है, और लास्ट क्या है, ही ड्रू अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फोल्डर। उसने फोल्डर से कागज का टुकड़ा निकाला। तो ये है पुल्ड आउट यानी खींचने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, फिल इन दी क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड भरना होगा। क्लूज हैज बीन गिवन बिलो, नीचे क्लूज दिए हुए हैं। यू विल फाइंड दी वर्ड्स इन दी पोयम। वर्ड्स जो है आपको पोयम में मिलेंगे। तो चलो दोस्तों भरना स्टार्ट करते हैं। पहले अक्रॉस को भर लेते हैं फिर डाउन को भरेंगे। ठीक है, तो अक्रॉस में 2 का क्लू क्या है, द फास्टेस्ट पेस ऑफ दी हॉर्स। हॉर्स का फास्टेस्ट यानी सबसे तेज पेस, तो उसको बोलते हैं गैलप। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है GALLOP, गैलप। ठीक है दोस्तों, चलो फोर्थ क्या है, हैपन्स फास्ट, एकदम से होना। आखिरी में टी है, ये W है, ये स्विफ्ट हो जाएगा, SWIFT, स्विफ्ट। ठीक है दोस्तों, वैसे ये 3 में जो भी ना ये माइटी होगा, MIGHTY। चलिए जब डाउन पे आएंगे तब भरेंगे। फिलहाल क्या है, स्पीक वेरी सॉफ्टली, विस्पर। क्या है, नंबर 7, हाँ विस्पर ही है दोस्तों, विस्पर ही है, WHISPER।
PERS, विस्पर्स। ये हो गया 7। 10 क्या है? टू होल्ड ऑफ समथिंग एंड क्विकली रिमूव इट फ्रॉम इट प्लेस, किसी चीज को पकड़ना और फिर झट से फटाक से उसको उस जगह से हटा देना। ये है 10। प्लग, PLUCK, ठीक है, PLUCK, ये हो जाएगा इसका। चलिए 11 पे चलते हैं। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, रिच, पैसा होना, तो ये हो गया वेल्थी। वेल्थी, W कहाँ गया? WEALTHY, ये H है, ठीक है दोस्तों, ये H है। चलिए 12वां क्या है? टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फोर्सफुली, फोर्सफुली और एकदम से इसको लेना, तो ये सीज होगा शायद, हाँ सीज ही है, जेड ये आखिरी में, सीज ही है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? SEIZ, सीज, ठीक है। चलो अक्रॉस खत्म हो गया, बारी है डाउन की। क्या इसमें? रैन अवे फ्रॉम आ प्लेस, प्लेस से भागना। फर्स्ट किधर है? ये है, और इसके यहाँ आखिर में स्विफ्ट में एस था, इधर एल है, फ्लीज आ जाएगा दोस्तों, FLEES, फ्लीज, भागना, ठीक है। चलो पोजेसिंग अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेंथ और पावर, स्ट्रेंथ और पावर 3, हाँ माइटी है, MI, एक सेकेंड, ये गलत हो जा रहा है, MI, अब सही है, ठीक है। चलो अब सही बना है, तो MIGHTY, अब सही है, TY, अब सही है। चलो भाई माइटी हो गया। नेक्स्ट क्या है? अ डीप लाउड शाउट इन पेन एंड एंगर, पेन या एंगर में चिल्लाना, तो 5 ये है, और 11 में वेल्दी था, ठीक है, तो O है और B है, तो ये बेलो हो जाएगा, ठीक है ना, बेलो, BELLLOW, बेलो, चिल्लाना। नेक्स्ट क्या था? एक सेकंड, कौन सा था ये वाला? बेलो 5 था, ठीक है। 6 है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल्स के हिसाब से काम करना, तो C स्टार्टिंग में है और इधर P है, और वेल्दी के आखिर में Y आया था, ठीक है, तो ये 3 है, तो ये हो जाएगा कंप्लाई, COMPLY, कंप्लाई, ठीक है दोस्तों। चलिए 8th केस में मूव इन कंटिन्यूअस फ्लो इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना लगातार, तो इधर क्या आ जाएगा? 4 दिए हुए इसमें, S से स्टार्ट है, तो ये स्ट्रीम है, ठीक है ना, ये स्ट्रीम है, STREAMED, अरे लास्ट वाला गड़बड़ा गया, ये D है लास्ट में ना, ये D है दोस्तों, T, स्ट्रीम्ड। चलिए अवेन आफ्टर ओवरकमिंग एन एनिमी, एनिमी को हराना, तो ये आपका विक्ट्री होगा, हाँ विक्ट्री है, VICTORY, विक्ट्री, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन एक्सप्रेशन दैट कन्वेज अ सडन फीलिंग और रिएक्शन, ऐसे के एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि एकदम से फीलिंग, जो एकदम से आपकी फीलिंग होती है, रिएक्शन होते हैं, उसको एक्सप्रेस करते, दर्शाते हैं। दे कैन बी यूज टू एक्सप्रेस अ वैरायटी ऑफ इमोशन एंड थॉट, इनका इस्तेमाल आप कई सारे इमोशन और थॉट्स के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ही विस्पर हर्ष, एग्जाम्पल के लिए ही विस्पर हर्ष, तो हर्ष का इस्तेमाल क्या होता है? जब भी इसको शांत करना होता है तब भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें यही है कि भाई कॉलम 1 में एक्सप्रेशन दिए हैं, कॉलम 2 में इमोशन दिए हैं, रिएक्शन दिए हैं, इनको मिलाना होगा। चलो भाई मिला लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है? फ्यू, तो फ्यू कब बोलते हैं? जब राहत की सांस लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा रिलीफ फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। चलो अगला इसमें क्या है? एक, रुको एक को रोको थोड़ा सा, आउच, दर्द में, दर्द होता है तो बोलते हो आउच। yippee, खुशी, डिलाइट। वो हैरानी में, हैरानी है क्या? हाँ है। तो ये हो गया आपका 5th। और उप्स, कोई गलती हो जाती तब बोलते उप्स, तो ये हो गया 6। और आखिरी में क्या है? हे, किसी को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट अटेंशन, ये हो गया 7th। और लास्ट आपका अलार्म में एक होता है, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस लिसन। अच्छा अब ना इसमें ट्रांसक्रिप्ट वाला क्वेश्चन है, तो पहले इसमें हम लोग को ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना होगा, उसके बाद में आके फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस पहले ट्रांसक्रिप्ट को ही पढ़ लेते हैं। तो ये है दोस्तों ट्रांसक्रिप्ट। क्या इसमें
यू विल लिसन टू 5 पीपल स्पीक अबाउट अ मैजिकल पावर दे विश फॉर। अब आप 5 लोगों को बोलते हुए सुनोगे जो कि मैजिकल पावर के ऊपर बात करें जो कि वो चाहते हैं कि उनके पास हो। एज यू लिसन, जैसे आप सुन रहे हो, मैच स्टेटमेंट 1 to 7 विद स्पीकर 1 to 5। आपको जो स्टेटमेंट दे रखे हैं 1 से लेकर 7 तक के, उसको 1 से लेकर 5 तक के स्पीकर से मिलाना होगा। देयर आर 2 स्टेटमेंट यू डू नॉट नीड। 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनको आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला स्पीकर क्या बोला है, इफ़ आई कुड हैव एनी मैजिकल पावर आई वुड चूज द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अगर मेरे पास कोई जादुई शक्ति होती तो मैं भविष्य का अंदाज़ा लगाने की या भविष्य देखने की, भविष्य के बारे में जानने की शक्ति चुनता। इमेजिन बीइंग एबल टू सी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिफोर टाइम। कल्पना करो कि समय से पहले ही आप फायदे नुकसान देख पाते। आई कुड मेक बेटर सेविंग एंड सिक्योर माई बिजनेस। मैं बेहतर तरीके से बचत कर पाता और अपने बिजनेस को भी सिक्योर कर पाता। प्लस आई यूज इट टू हेल्प अदर पीपल अदर मेक वाइज फाइनेंशियल डिसीजन एज वेल। प्लस मैं इसका इस्तेमाल दूसरों के लिए भी करता, उनकी भी मैं सहायता करता जिससे कि वो अच्छे फाइनेंशियल फैसले ले पाते। स्पीकर 2 क्या कह रहा है, आई थिंक हैविंग द पावर टू लर्न इंस्टेंटेनियसली वुड बी अमेजिंग। मुझे लगता है कि एकदम किसी चीज़ को सीख लेने की जो शक्ति है बड़ी कमाल की होती। एग्जाम वुड बी ईजी, एग्जाम बड़े ईजी होते। एंड आईड हैव मोर टाइम टू एक्टिविटीज़ आई एंजॉय। और जिन एक्टिविटीज़ को करने में मुझे मज़ा आता उनको करने का मेरे पास ज़्यादा समय भी होता, जैसे कि क्रिकेट खेलना हो गया। इफ़ आई कुड रिमेंबर एवरीथिंग इट वुड मेक लाइफ सो मच ईजियर। अगर मैं सारी चीज़ें याद रख पाता तो जीवन बहुत आसान हो जाता। अब स्पीकर 3 बोलता है, आई वुड वॉन्ट द पावर ऑफ फ्लाइंग। मैं उड़ने की शक्ति चाहता हूँ। इमेजिन बीइंग एबल टू सी दी वर्ल्ड फ्रॉम अप अबव क्लियरली। कल्पना करो कि ऊपर से, ऊंचाई से दुनिया को साफ साफ आप देख पा रहे हो। आई वुड बी एबल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली विदाउट यूजिंग एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी यातायात के इस्तेमाल के जा पाता। इट वुड बी ड्रीम कम ट्रू। ये किसी सपने के सच होने जैसा होता। स्पीकर 4 क्या बोल रहा है, एट माई एज, मेरी उम्र में, आई वुड लव टू हैव द पावर ऑफ हीलिंग। मैं हीलिंग मतलब क्या होता है, घाव भरना, चोट भरना, उसकी शक्ति चाहूँगा। देयर आर सो मैनी एक्स एंड पेन। इतने ज़्यादा दर्द होते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है स्पीकर 4 जो है एजड व्यक्ति हैं। चलो, दैट कम्स फ्रॉम ग्रोइंग ओल्ड। इतने ज़्यादा दर्द होते हैं जो कि आपके बूढ़े होने से आते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट फॉर मी। लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ नहीं होती। इफ़ आई कुड हील अदर्स टू आई वुड हेल्प माई फैमिली स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। अगर मैं दूसरों की भी सहायता कर पाता तो मैं मेरे परिवार की स्वस्थ रहने में, खुश रहने में सहायता करता। अब स्पीकर 5 क्या बोला है, इफ़ आई हैड ए मैजिकल पावर, अगर मेरे पास जादुई शक्ति होती, आई वुड वॉन्ट टू कंट्रोल ओवर वेदर। मैं मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति चाहता। वी डिपेंड ऑन सो मच ऑन रेन। हम बारिश पे कितना ज़्यादा निर्भर करते हैं। विद दिस पावर, इस शक्ति के साथ में, आई कुड इंश्योर दैट क्रॉप ऑलवेज गेट द राइट अमाउंट ऑफ रेन एंड सनशाइन। इस शक्ति के साथ में मैं ये चीज़ सुनिश्चित कर पाता कि जो फसल है उसको सही मात्रा में बारिश और धूप की किरणें मिले। चलो, तो ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिया दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको इसको जोड़ना होगा स्पीकर 1 से लेकर 5 तक। पावर ऑफ हीलिंग एलिमेंट, हीलिंग की पावर किसने कही थी, स्पीकर 4 ने, कि मेरे पास जादुई शक्ति होती हील करने की तो कितना बढ़िया रहता। एबिलिटी टू एंड पॉवर्टी इन वर्ल्ड, दुनिया में गरीबी खत्म करने की किसी ने बात नहीं बोली। पावर टू कंट्रोल दी वेदर एज पर नीड, जरूरत के हिसाब से मौसम को काबू करने की पावर किसने बोली थी, 5th वाले ने। एबिलिटी टू मेक वाइज बिजनेस डिसीजन, वाइज बिजनेस डिसीजन करने की, देखो एक सेकंड, ये भी है, ये भी है, अरे तो सारे आ रहे हैं इसमें, तो सारे ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, सारे ही आ रहे हैं इसमें। एबिलिटी टू मेक वाइज बिजनेस डिसीजन, वाइज बिजनेस डिसीजन करने की, वैसे ऐसी बात बोली फर्स्ट वाले ने थी। पावर टू प्रिडिक्ट वंस ओन फ्यूचर क्लियरली, देखो ये तो फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट ने बोला था। एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन क्विकली, ये बोला था क्या बोलते हैं सेकंड वाले ने, कि बिना कुछ करे ही आसानी से याद हो जाए। पावर टू मूव अराउंड विदाउट यूजिंग व्हीकल्स, बिन व्हीकल्स के मूव अराउंड करने की, देखो ये नहीं होगा जहाँ तक, नहीं रुको 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 रुको, रुकिए 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 रुको, ये वाला किसी भी स्पीकर में नहीं जाएगा।
मूव अराउंड विदाउट व्हीकल, इसको आप डाल सकते हो थर्ड वाले में, जिसने उड़ने की पावर बोली थी कि मुझे उड़ने की पावर चाहिए, मैं यहाँ वहाँ हर जगह जा सकता था बिना किसी वाहन के इस्तेमाल के। ठीक है। एबिलिटी टू मेक वाइज बिजनेस डिसीजन, ये वाली एबिलिटी नहीं, मतलब व्यक्ति ने बोला था ना कि अगर मेरे पास भविष्य देखने की शक्ति होती तो मैं अच्छे बिजनेस डिसीजंस ले पाता। ठीक है ना, फ्यूचर के, उसने ऐसा बोला था, लेकिन ऐसी कोई पावर की बात नहीं हुई थी, तो ये वाला ही होगा। ठीक है, तो यही सही है। लेट अस स्पीक। एंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ टोन व्हाइल स्पीकिंग। अब दोस्तों इसमें एंटोनेशन के क्वेश्चन है। देखो एंटोनेशन क्या होता है, एंटोनेशन का मतलब ये है कि बेसिकली जब आप बात करते हो अपनी पिच को ऊपर नीचे करते हो ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंटोनेशन। द फॉलिंग ऑफ टोन इज द फॉल इन द पिच ऑफ द वॉइस फ्रॉम ए हायर लेवल टू लोअर लेवल। फॉलिंग टोन का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी जो आवाज़ है वो उसकी पिच हायर लेवल से लोअर लेवल में गिर रही है। ठीक है। इट इज़ मार्क्ड, इसको ऐसे नीचे वाले एरो के मतलब एरो में ऐसे मार्क किया जाता है। द फॉलिंग टोन इज जनरली यूज इन इम्परेटिव सेंटेंस। फॉलिंग टोन का इस्तेमाल जो इम्परेटिव सेंटेंस है ना उसमें किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस जो है उनमें करोगे। अच्छा, इम्परेटिव सेंटेंस उनको बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं। ठीक। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड इन स्पीच फॉर डिफरेंट कम्युनिकेटिव पर्पस टू एक्सप्रेस अ कमांड और इंस्ट्रक्शन। वही कह रहे कि भाई कमांड देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए ऐसे सेंटेंस का यूज होता है। टू आस्क फॉर अ फेवर और गिव अ वार्निंग, फेवर पूछने के लिए या फिर वार्निंग देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलो, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना इनको पढ़ना होगा। तो क्या है, कम हियर, सीज दिस मैजिक ब्रश, पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, गो एंड फैच सम राइस, वर्क इन पेयर, टेक टर्न टू मेक रिक्वेस्ट फॉर दी फॉलोइंग फॉर्मल इनफॉर्मल सिचुएशन। इसमें दोस्तों क्या करें, पेयर में काम करो और बारी बारी से आपको रिक्वेस्ट करनी होगी इनफॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला सिचुएशन, यू रिक्वेस्ट योर टीचर टू ऑर्गेनाइज क्लास पिकनिक। आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करोगे क्लास पिकनिक अरेंज करें, तो कैसे बोलोगे, ऐसे तो बोलोगे ना, प्लीज़ सर क्लास पिकनिक अरेंज करा दीजिए, इस तरीके से। ठीक है। तो ऐसे ही इसमें अलग अलग सिचुएशन दिए हैं, इन सिचुएशंस पे कैसे आप बोलोगे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये करना है आपको। चलिए आगे इसमें क्या है, लेट अस राइट। इमेजिनेटिव ऐसे इज अ टाइप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग वेयर द राइटर यूजेस देयर इमेजिनेशन। अब यहाँ पे इमेजिनेटिव ऐसे की बात हो रही है। देखो दोस्तों, इमेजिनेटिव ऐसे इनको बोलते हैं जहाँ पे जो लिखने वाला है वो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके ऐसे को निबंध को लिखता है। ठीक है। एंड इमेजिनेटिव ऐसे कैन बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। इट इज यूजुअली a descriptive piece और a personal reflection। इमेजिनेटिव ऐसे जो है ये असल लाइफ के जो इवेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, उन पर आधारित होते हैं। ठीक है ना। चलो, अच्छा यहाँ पे एक इमेजिनेटिव ऐसे नीचे दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। तो टाइटल क्या है इसका, माई लाइफ एज इको फ्लैश। इमेजिन एन ऑर्डिनरी 13-year-old स्टूडेंट who is also a secret superhero protecting the environment। इमेजिन करो एक 13 साल का ऑर्डिनरी साधारण सा छात्र जो कि एक सीक्रेट सुपर हीरो भी है, जो कि इन्वायरमेंट की रक्षा कर रहा है। दैट्स माई लाइफ एज इको फ्लैश, यह है मेरा जीवन इको फ्लैश के रूप में। बाय डे आई एम मीनू, दिन में तो मैं हूँ मीनू, एन ऑर्डिनरी ग्रेड 8 स्टूडेंट, एक साधारण कक्षा 8 का छात्र। बाय इवनिंग आई यूज माई पावर टू कीप माई नेबरहुड ग्रीन एंड क्लीन। शाम को मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा और हरा रखता हूँ। एज इको फ्लैश आई हैव एबिलिटी टू ग्रो प्लांट, प्योरीफाई वाटर एंड क्लीन पोल्यूटेड एयर विद अ वेव ऑफ माई हैंड। इको फ्लैश के रूप में मेरे पास में काबिलियत है पौधों को उगाने की, पानी को स्वच्छ करने की, प्रदूषित वायु को साफ करने की अपने हाथ के वेव से, मतलब से अपने हाथ को हिलाने से। I wear green suit with glowing leaf symbol and carry a small seed pouch that hold magic seed to restore damaged area। मैं हरे रंग का सूट पहनता हूँ और जिसके बीच में ग्लोइंग लीफ यानी ग्लोइंग चमकती हुई एक पत्ती का सिंबल है। अपने साथ में छोटा सा मैं पाउच रखता हूँ जिसमें क्या बोलते हैं, जादुई बीज हैं जो कि डैमेज एरिया को रिस्टोर कर सकते हैं। माई मिशन इज टू फाइट पोल्यूशन, मेरा मिशन है पोल्यूशन से, प्रदूषण से लड़ना। सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाना। एजुकेट पीपल
अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर प्लैनेट, और लोगों को हमारे ग्रह के ध्यान रखने को लेकर एजुकेट करना। माई फ्रेंड्स वंडर वाई आई एम ऑलवेज कैरिंग अ प्लांट इन माई बैग और वाई माई शूज आर मडी बट आई कैन नेवर टेल देम द ट्रूथ। मेरे जो दोस्त हमेशा सोचते हैं कि मैं अपने बैग में प्लांट क्यों लेके चलता हूँ, मेरे जूते हमेशा मडी कीचड़ वाले क्यों रहते हैं, लेकिन मैं उनको कभी सच नहीं बता सकता। वंस माई लिटिल ब्रदर सॉ मी टर्निंग ए गार्बेज डंप इनटू ए ब्यूटीफुल गार्डन एंड ऑलमोस्ट स्पिल माई सीक्रेट टू आवर पेरेंट्स। एक बार मेरे छोटे भाई ने मुझको जो गार्बेज डंप है, यानी कि जो कचरे का पूरा ढेर है, उसको सुंदर से गार्डन में बदलते हुए देखा था और उसने मेरे माता पिता को ऑलमोस्ट मेरा सीक्रेट बता दिया। आई हैव टू कन्विंस हिम इट वॉज ए मैजिक ट्रिक। मुझे उसको कन्विंस करना पड़ा कि ये मैजिक ट्रिक है। बीइंग इको फ्लैश इज नॉट जस्ट अबाउट पावर्स बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इको फ्लैश होना सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि इको फ्लैश होने से जिम्मेदारियां भी आती हैं। एवरी टाइम आई क्लीन स्ट्रीट, ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड चिल्ड्रंस प्लेइंग इन ग्रीन पार्क आई फील प्राउड। जब कभी भी मैं साफ सड़कें देखता हूँ, खिलखिलाते हुए फूलों को देखता हूँ और हरे हरे पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। आई नो दैट इवन स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस एंड दैट्स व्हाट कीप मी गोइंग। मुझे पता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं और इसीलिए मैं कभी हार नहीं मानता, हमेशा अपने काम में लगा रहता हूँ। ठीक है, चलो। Complete the given checklist based on your observation and understanding of what an imaginative essay include. Share the answer with your classmates and teacher. दोस्तों इसमें क्या कह रहे हैं कि इमेजिनेटिव ऐसे को लेकर के आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो समझ है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पे आपको ये चेकलिस्ट पूरी करनी होगी। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें दिया हुआ है टाइटल। तो टाइटल कैसा बढ़िया सा टाइटल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल अच्छा सा माई लाइफ ऐसा इको फ्लैश। ठीक है ना, ऐसे करके आपको एक बढ़िया सा टाइटल लेना है। देन इसके बाद में क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखो कैसे कैप्टिवेटिव ओपनिंग थी कि इमेजिन करो एक 13 साल का बच्चा जिसके पास सीक्रेट सुपर पावर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ओपनिंग होनी चाहिए ऐसे करके। इसके अलावा जो आपके स्टेटमेंट है क्लियर होनी चाहिए, सेटिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, मेन आइडिया ये सब भी देना है। ठीक है, साथ ही में टोन आपको सेट करना होगा। नैरेटिव भी थोड़ा सा, नैरेटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब नैरेटिव आपका क्लियर होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले में बात ये कि नैरेटिव आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलो सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। तो सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आपको बैकग्राउंड सेटिंग कैसी है, किस बारे में है, ये सब आपको क्लियर इसमें बताना है। कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स हैं आपके इस ऐसे में, उनके बारे में बताओ कि कैरेक्टर क्या है, कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर तो उसके बारे में बताओ। सेंट्रल आइडिया क्या है, जैसे कि ऊपर सेंट्रल आइडिया क्या था, साफ सफाई को लेकर, पोल्यूशन फ्री को लेकर, तो सेंट्रल आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। लैंग्वेज और स्टाइल, लैंग्वेज जो है इजी यूज़ करो, लेकिन ऐसी यूज़ करो जो कि पढ़ने वाले को जिसमें मज़ा है। ठीक है, तो इसमें मेटाफोर, सिमिली ये सब यूज़ कर सकते हो। रेजोल्यूशन होना चाहिए, मतलब मेन आइडिया का रेजोल्यूशन आपका क्या है, ये सब होना चाहिए। साथ ही में उसके एंड में क्या बोलते हैं, एंड में या बीच में आप कहीं पे भी चाहो तो एक संदेश दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला ऐसे में था साफ सफाई को लेकर, और आखिर में होना चाहिए कंक्लूजन। ठीक, तो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो कि थॉट प्रोवोकिंग हो, मतलब जिसको पढ़ के लोगों के मन में सवाल उठे कि भाई ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कंक्लूजन, बढ़िया मज़ेदार। ठीक, चलिए। राइट एन इमेजिनेटिव ऐसे ऑन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग। तो आपको इमेजिनेटिव ऐसे लिखना होगा। ठीक है, इनमें से किसी एक पर। पहला इसमें क्या है, इमेजिन यू वर अ स्कार्फ दैट फ्लू अवे फ्रॉम ए क्लोज लाइन। इमेजिन करो कि आप एक स्कार्फ हो जो कि कपड़े सुखाने के जो वो नहीं होती रस्सी, उससे उड़ करके कहीं चले गए हो। डिस्क्राइब द प्लेस यू ट्रैवल टू एंड हाउ यू कम बैक। डिस्क्राइब करो उन जगहों को जहाँ पर आपने इस दौरान ट्रैवल करा और आप कैसे लौटे हो, ये भी आपको बताना होगा। ऑल्सो राइट अबाउट वॉट यू थॉट वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। साथ में ये भी लिखो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, सेकंड्स में क्या है, इमेजिन यू स्टम्बल अपॉन अ मैजिकल बुक इन अ लाइब्रेरी। कल्पना करो कि आपको लाइब्रेरी में एक जादुई किताब मिल गई। द बुक ट्रांसपोर्टेड यू टू अ डिफरेंट टाइम पीरियड। किताब जो है वो आपको अलग टाइम पीरियड में लेकर के गई है। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एज एंड एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग। आपका जो अनुभव रहा है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा इसमें। ठीक है, तो देखो वैसे इन दोनों पर कोशिश करना ऐसे लिखने की खुद से, लेकिन मैं ना
इसमें से किसी एक के ऊपर ऐसे जो है करके स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग खुद से पहले करने का प्रयास करो। अगर खुद से कर लेते हो बढ़िया बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो मेरे ऐसे को देख लेना, ठीक है। लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए, छापना नहीं है। चलो भाई, लेट अस एक्सप्लोर। क्या है इसमें? हैव यू हर्ड ऑफ इंडियाज फेमस मैजिशियन पीसी सोरकर सर? क्या आप लोगों ने भारत के मशहूर जादूगर पीसी सोरकर के बारे में सुना है? ही इज नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैजिशियन and perform live magic show in front of audience and on television internationally। ये दुनिया के सबसे बड़े जादूगरों में से एक थे। इन्होंने लाइव परफॉर्मेंस करी है टीवी के सामने और विदेशों में भी जा जाके इन्होंने परफॉर्म करा है। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री ऑन 26 जनवरी 1964। 26 जनवरी 1964 में इनको पद्मश्री दिया गया था वर्ल्ड ऑफ मैजिक में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना उसके ऊपर। वर्ड्स कैन ऑल्सो प्ले ट्रिक्स। जो शब्द होते हैं ये हमारे कई बार ट्रिक्स यानी कि छल कर सकते हैं। रीड द रिडल अबाउट थिंग्स दैट सीम्स टू बी अनरियल एंड फाइंड व्हाट दे रिफर्स टू। अब नीचे दोस्तों पहली दी हुई है ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको सुनने में लगेगी कि ये हो नहीं सकती, लेकिन ये किसी चीज़ को रिफर कर रही है, यही आपको पता करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है? आई कैन फिल आ रूम बट आई टेक अप नो स्पेस। मैं कमरे को भरता हूँ लेकिन मैं कोई जगह नहीं लेता हूँ। आई एम ऑफन हर्ड। मैं अक्सर सुनाई देता हूँ बट नेवर सीन। लेकिन मैं दिखाई नहीं देता हूँ। वॉट एम आई? क्या हो सकता है? साउंड। देखो अगर ये लाइन नहीं होती ना तो आंसर उसका आपका एयर आता, बट क्योंकि ये लाइन है कि मैं सुनाई देता हूँ दिखाई नहीं देता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा साउंड। SOUND। क्या है? साउंड। ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ठीक है। चलो भाई सेकंड वाले क्या है? द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड। वॉट एम आई? जितना ज़्यादा लेते हो उतना ही पीछे छोड़ते हो। क्या हूँ मैं? तो जितना ज़्यादा लेते हो उतना ही पीछे छोड़ते हो। क्या हूँ मैं? तो ये हो जाएंगे फुटस्टेप्स, आपके कदम। जितने ज़्यादा कदम दोस्तों आप लेते हो उतने ही कदम पीछे छोड़ते जाते हो, ठीक है। STP होगा, ये T है, ठीक है। हो गया सेकंड वाले का आंसर। चलिए थर्ड क्या है? आई हैव सिटीज बट नो हाउस। आई हैव फॉरेस्ट बट नो ट्री। वॉट एम आई? इसमें क्या है? आई हैव सिटीज, मेरे शहर हैं लेकिन घर नहीं। मेरे जंगल है लेकिन पेड़ नहीं। वॉट एम आई? कौन हूँ मैं? तो शहर है लेकिन घर नहीं, जंगल लेकिन पेड़ नहीं। तो ये तो मैप ही हो गया, नक्शा, ठीक है ना। नक्शे किसके होते हैं? शहर के होते हैं, उसमें घर नहीं होते हैं। नहीं, वैसे घर वाले नक्शे भी होते हैं। वैसे ज़्यादा मुझे लगा इसका आंसर ना नक्शा हो सकता है, बट कुछ और भी हो सकता है। चलो थर्ड वाला उतना क्लियर नहीं है, फोर्थ वाले पे चलते हैं। आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड। जब मैं जवान हूँ तब मैं लंबा होता हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ तब मैं छोटा हो जाता हूँ। इन डार्क रूम माई स्टोरी इज टोल्ड। डार्क रूम में मेरी स्टोरी बोली जाती है। तो ये है दोस्तों कैंडल, ठीक है ना। कैंडल, कैंडल, इसका तो कैंडल ही है भाई। कैंडल जब नई नहीं होती, जवान होती है तो लंबी होती है, जैसे यूज़ करते हो छोटी हो जाती है, ठीक है। चलो, यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ मैजिकल ऑब्जेक्ट। आपको एक जादुई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कहा गया है। व्हाट ऑब्जेक्ट वुड यू क्रिएट? तो आप कौन सा जादुई ऑब्जेक्ट बनाओगे? मेक अ ड्राइंग विद ऑल इट्स डिटेल एंड मेंशन इट्स स्पेशल क्वालिटी ऑन द सेम शीट। आपको उस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनानी होगी, साथ ही में डिटेल्स उसके बारे में बताना होगा कि आपका जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है, मैजिकल ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर सकता है। पुट अप द शीट ऑन द डिस्प्ले बोर्ड। अब आपने जिस शीट पे तैयार किया ना उसको डिस्प्ले बोर्ड पे लगा दो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था ये पूरा का पूरा चैप्टर, और इसी के साथ में ये जो पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट भी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बढ़िया समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।